विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। बहस छोड़ें, अपने एक्शन से करके दिखाएं और कामयाब हों। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि बहस में जीतना कोई बड़ी कामयाबी है तो ये सिर्फ एक आर्जी खुशफहमी है। इससे दूसरे के दिल में जो गुस्सा और बदगुमानी पैदा होती है वो देरपा होती है। दूसरों को अपनी बात समझाने का सबसे इफेक्टिव वे ये है कि आप अल्फाज की बजाय अपने एक्शन से साबित करें और कुछ कहने की बजाय करके दिखाएं। हम बात कर रहे हैं 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 9 की। इस लॉ को मजीद समझने के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 131 BC रूमी कौंसल पब्लियस क्रासस डाइव्स मुचिनस ने जब यूनानी शहर परगामस का मुहासरा किया तो उसे शहर की दीवारों को तोड़ने के लिए एक बैटरिंग रैम यानी हैवी बीम की जरूरत थी। कुछ दिन पहले उसने एथेंस के एक शिप यार्ड में बड़े जहाजों के कुछ शिप मास्ट देखे थे और उसने फौरी तौर पर सबसे बड़े मास्ट यानी मस्तूल को अपने पास भेजने का हुक्म दिया। एथेंस में मौजूद इंजीनियर ने जब यह हुक्म सुना तो उसने कहा कि कौंसल को हकीकत में छोटे मस्तूल की ही जरूरत है। पैगाम लाने वाले सिपाहियों ने इंजीनियर को कायल करने की कोशिश की कि अपनी महारत को छोड़कर आपको हुक्म मानना चाहिए, लेकिन इंजीनियर ने छोटा मस्तूल ही भेजा, ये सोचते हुए कि कौंसल को छोटा मस्तूल ही फायदा देगा और वो उसकी तारीफ करेगा। लेकिन दूसरी तरफ छोटा मस्तूल मसूल होने पर म्यूशिनस शदीद गुस्से में आ गया और उसने हुक्म दिया कि इंजीनियर को फौरन हाजिर किया जाए। और फिर इंजीनियर को बुला लिया गया। उसने खुशी खुशी अपने पॉइंट ऑफ व्यू की वजाहत दोबारा कर दी। म्यूशिनस ने उसे बात मुकम्मल करने दी और फिर सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको कोड़े मारे जाएं और इतनी शिद्दत से उसे कोड़े मारे गए कि वो जान से हाथ धो बैठा। दोस्तों, इस इंजीनियर ने अपनी जिंदगी मस्तूल और सतून बनाने में गुजारी थी और साइंस में महारत रखने वाला बेहतरीन इंजीनियर समझा जाता था। वो जानता था कि वो दुरुस्त है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ताकतवर शख्स के सामने आर्ग्यूमेंट देने का मतलब उसकी जहानत पर सवाल उठाना है और उसे चैलेंज करना है। और ऐसे मौके पर तो सुकरात के आर्ग्यूमेंट्स भी इंजीनियर को उसके अंजाम से नहीं बचा सकते थे। एग्जाम्पल 2, साल 1502 फ्लोरेंस इटली में सेंटा मारिया डेल फ्यूरी के चर्च के काम के शोबे में एक बहुत बड़ा संगे मरमर का ब्लॉक मौजूद था। एक वक्त में ये एक शानदार मार्बल का टुकड़ा था, मगर एक अनस्किलफुल मुजस्मा साज ने गलती से वहां सुराख कर दिया जहां मुजस्मे की टांगे होनी चाहिए थी और इसे बर्बाद कर दिया। फ्लोरेंस के मेयर पेरू सोडरेनी ने इस ब्लॉक को बचाने के लिए लियोनार्डो दा विंची या किसी दूसरे माहिर से काम लेने का सोचा, मगर सब ने ये कहा कि ये मार्बल अब खराब हो चुका है और इस मार्बल पर खर्च होने वाले पैसों के बावजूद ये चर्च के अंधेरे हालों में गर्दो गुबार में पड़ा रहा। ये सूरत हाल इसी तरह चल रही थी और फिर आखिरकार ग्रेट आर्टिस्ट माइकल एंजेलो के कुछ फ्लोरेंटाइन दोस्तों ने उसे खत लिखा और कहा कि वही इस मार्बल के टुकड़े के साथ कुछ कर सकता है। माइकल एंजेलो रोम से फ्लोरेंस आया, मार्बल को चेक किया और ये नतीजा निकाला कि वो वाकई इससे एक खूबसूरत मुजस्मा बना सकता है अगर वो इस मार्बल के टुकड़े की खराबी के मुताबिक पोज को चेंज कर ले। सोडरेनी ने इस आर्टिस्ट को काम करने की इजाजत दे दी। माइकल एंजेलो ने फैसला किया कि वो यंग डेविड का मुजस्मा बनाएगा, जिसके हाथ में सिलिंग यानी एक रस्सी का टुकड़ा जिससे पत्थर फेंके जाते हैं वो होगी। यंग डेविड जो कि बाइबली हीरो था। स्टैचू की हाइट 17 फीट है और इसमें डेविड को इंतहाई महारत से ताकत, बहादुरी और इंसानी खूबसूरती की अलामत के तौर पर दिखाया गया है और इसको आज भी वेस्टर्न आर्ट का बहुत मशहूर नमूना माना जाता है। कुछ हफ्ते बाद जब माइकल एंजेलो ने मुजस्मा तकरीबन मुकम्मल कर लिया था, सोडरेनी उसके स्टूडियो में आया। अपने आप को थोड़ा माहिर तस्वर करते हुए उसने मुजस्मे का बगौर जायजा लिया और माइकल एंजेलो को बताया कि उसके मुताबिक नाक कुछ ज्यादा बड़ी है। बगैर कुछ कहे माइकल एंजेलो ने अपनी चेजल उठाई, सोडरेनी को स्टेज पर चढ़ने के लिए कहा। माइकल एंजेलो ने थोड़ी सी मट्टी उठाई और उड़ा दी। उसने हकीकत में नाक में कोई तब्दीली नहीं की, मगर ऐसा जाहिर किया जैसा कि वो इस पर काम कर रहा हो। चंद मिनट बाद उसने एक तरफ होकर कहा, अब इसे देखें। सोडरेनी ने कहा, मुझे ये ज्यादा पसंद आया, तुमने इसे जिंदा कर दिया। बात सीधी है, सोडरेनी मेयर था। ऐसे शख्स को नाराज करके माइकल एंजेलो को कुछ हासिल नहीं होना था, बल्कि इससे मुस्तकबिल के काम के मौके भी खतरे में पड़ सकते थे। और माइकल एंजेलो ये भी जानता था कि अगर उसने नाक को तब्दील किया तो मुजस्मे की खूबसूरती बरकरार नहीं रहेगी। खुशकिस्मती से माइकल एंजेलो ने एक ऐसा तरीका ढूंढा जिससे मुजस्मे की खूबसूरती बरकरार रही और साथ ही सोडरेनी को भी लगा कि उसने इस काम में बेहतरी की है। यही है अमल के जरिए जीतने की दोहरी ताकत। बजाय इसके कि आर्ग्यूमेंट के जरिए जीता जाए, दूसरे लोगों की फीलिंग्स का ख्याल रखें, उन्हें वैल्यू दें। इससे ना सिर्फ हमारे रिलेशंस खूबसूरत हो जाते हैं, बल्कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी साबित कर देते हैं। जब हम ताकत के खेल में होते हैं तो हमें दूसरे लोगों पर अपने एक्शंस के असरात को जज करना आना चाहिए। अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साबित करते रहेंगे
या आर्ग्यूमेंट से विक्ट्री हासिल करने की कोशिश में लगे रहेंगे तो आप कभी भी पता नहीं लगा सकते कि आपकी बातें दूसरे लोगों पर क्या असरात डाल रही हैं। अल्फाज के साथ ये सूरत हाल हमेशा से है कि दूसरे लोग इनको अपने मजाज और माहौल के मुताबिक समझते हैं और असल पावर कुछ करके दिखाने में होती है। एग्जाम्पल 3, साल 1688 क्रिस्टोफर रेन ने शहर वेस्टमिंस्टर के लिए एक शानदार टाउन हॉल डिजाइन किया, मगर शहर का मेयर सेटिस्फाइड नहीं था, बल्कि वो खासा फिक्रमंद था। उसने रेन से कहा कि उसे डर है कि दूसरी मंजिल ज्यादा महफूज नहीं है और ये पूरी इमारत उसके दफ्तर पर, जो कि पहली मंजिल पर था, गिर सकती है। उसने रेन से डिमांड की कि अजाफी सहारे के लिए 2 पिलर्स और लगा दिए जाएं। रेन, जो कि एक बेहतरीन इंजीनियर था, जानता था कि ये पिलर्स इमारत की खूबसूरती भी खराब कर देंगे और इनका कोई फायदा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसने 2 पिलर्स लगा दिए और अब मेयर उसका शुक्रगुजार था। बरसों बाद जब मजदूर ऊंचे स्टेज पर काम कर रहे थे तो उन्हें मालूम हुआ कि ये 2 पिलर्स छत से पहले ही खत्म हो जाते हैं, यानी वो महज दिखावा थे, लेकिन दोनों को वो मिल गया जो वो चाहते थे। मेयर मुतमिन हो गया और रेन को ये इत्मीनान हुआ कि आने वाली नस्लें जान जाएंगी कि असल डिजाइन ही काफी था और ये 2 पिलर्स गैर जरूरी थे। दोस्तों, आपके ख्यालात को जाहिर करने की ताकत यह है कि आपके मुखालफिन कभी भी डिफेंसिव मोड में ना आए। इस तरह से वो अपना नुक्ता नज़र आसानी से बदलने को तैयार हो जाते हैं और ये काम आप आर्ग्यूमेंट के साथ कभी भी नहीं कर सकते। कभी कभी आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा अहम ये होता है कि दूसरों को अपने मतलब का एहसास दिलाया जाए। एग्जाम्पल 4, जैसे कि एक बार जब निकिता खुरुशेव स्टालिन के जराइम की मजम्मत कर रहे थे तो एक आदमी ने सवाल किया, जब ये सब कुछ हो रहा था आप उस वक्त स्टालिन के साथी थे, आपने उसे क्यों ना रोका? खुरुशेव ने इंतहाई गुस्से से पूछा, ये किसने कहा? लेकिन कोई हाथ ना उठा, सब खामोश रहे। कुछ देर बाद खुरुशेव ने धीरे से कहा, अब तुम जान गए मैंने उसे क्यों नहीं रोका। उसने अमली तौर पर लोगों को उस खौफ का एहसास दिलाया जो स्टालिन का सामना करते हुए महसूस होता था। कभी कभार डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट की बजाय ऐसे इशारे ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, इसलिए अपनी एनर्जी और वक्त का बेहतर इस्तेमाल करें और सोचें कि कब बात करने की जरूरत है और कब खामोश रहना ज्यादा मुनासिब है। दोस्तों, अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट का बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं, तो ऐसा नहीं है। आर्ग्यूमेंट का एक फायदा भी है। जब आप किसी को धोखा दे रहे हों या झूठ में पकड़े जाएं तो दूसरों को उलझाकर उनका ध्यान बटाया जा सकता है, लेकिन इस पूरे नाटक के दौरान अगर आप कॉन्फिडेंट और इमोशनल नजर आते हैं तो झूठ वक्ती तौर पर सच नजर आने लगेगा और आपको बच निकलने का मौका मिल जाएगा। इस तरीके ने वक्त के कई फनकारों को बचाया है, जैसे कि काउंट विक्टर लस्टिक, मशहूर जमाना धोखेबाज जिसने एक बार एफल टावर भी बेच दिया था। उसने एक बार कई लालची लोगों को एक जाली बॉक्स बेचा जिसके बारे में कहा कि ये पैसे कॉपी कर सकता है, यानी नकली नोट बनाने की मशीन। लेकिन जब लोगों को पता चला कि ये फ्रॉड है तो ज्यादातर लोग अपनी बदनामी और पुलिस की पूछताछ के डर से खामोश रहे। मगर शेरिफ रिचर्ड्स, रेंसन काउंटी ओक्लाहोमा का शेरिफ था, उसने ऐसा नहीं किया। वो लेस्टेग के घर गया, उस पर गन तान कर कहा कि उसे धोखा दिया गया है। लेस्टेग ने हैरानी जाहिर की और बोला, ये कैसे मुमकिन है? क्या आपने उसे ठीक से इस्तेमाल किया? शेरिफ उलझ गया और लेस्टेग ने टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स का ढेर लगा दिया और फिर लेस्टेग ने कहा, मैं आपको आपके पैसे वापस देता हूँ और खुद आकर मशीन ठीक करूंगा। शेरिफ मान गया और लेस्टेग से पैसे लेकर वापस चला गया। अब लेस्टेग रोजाना अखबार देखता, वो एक खबर की तलाश में था। चंद दिन बाद लेस्टेग ने अखबार में पढ़ा कि शेरिफ को जाली नोट इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि लेस्टेग ने जो शेरिफ को पैसे वापस किए थे वो जाली थे। इस तरह लेस्टेग ने बहस जीत ली और शेरिफ कभी उसका पीछा करने के काबिल नहीं रहा। कभी कभी खामोशी से खेलना या चालाकी से बात को बदल देना ज्यादा ताकतवर साबित होता है। याद रखें कि कंट्रोल खामोश होता है और इन्फ्लुएंस को ऊंची आवाज की जरूरत नहीं होती। रियल पावर अक्सर पर्दों में होती है और बगैर किसी शोर के अपने टारगेट्स को हासिल करती है। पावर और रिस्पेक्ट को हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर जगह डोमिनेट करें। अहम यह है कि आप समझदारी और स्ट्रेटजिकली आगे बढ़ें और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, 9th लॉ ऑफ पावर आपको याद दिलाता है कि कभी कभी असल ताकत छोड़ देने में होती है
ना कि आर्गुमेंट करने में। यकीन रखें, कॉन्फिडेंट रहें और सब्र के साथ आगे बढ़ें। सब कुछ आपके हक में होता जाएगा। स्टे पावरफुल, स्टे वाइज एंड कीप बिल्डिंग योर लेगेसी स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं 10th लॉ ऑफ पावर बहुत ही जल्द। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।